हेलो बच्चों। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी शेप्स ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स के बारे में और साथ में हमने डिस्कस किया था उनके साइज और उनके एनर्जी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी की और वेरियस ऑर्बिटल की, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है। तो हमने बच्चों बात की थी सबसे पहले हाइड्रोजन के केस में। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के केस में जो वेरियस सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है, उनकी एनर्जी बराबर होती है। जैसे सेकंड शेल है, सेकंड शेल में दो सबशेल है 2s और 2p, इनकी एनर्जी बराबर। थर्ड शेल में तीन सबशेल है 3s 3p और 3d, इनकी एनर्जी कैसी है, बराबर है। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का केस लें तो इसमें एक ही शेल की जो सबशेल्स होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे पास जो एनर्जी है वो और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन का केस देखें, सबसे सिंपल हमारे पास जो कैटेगरी है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो है हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही तरह की अट्रैक्शन काम कर रही है। हमारे पास हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ओनली वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स आर देयर कि न्यूक्लियस है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन के साथ और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए हाइड्रोजन के केस में हमारे पास जो वेरियस सबशेल्स हैं इनकी एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। 2s और 2p की एनर्जी बराबर हो गई, ठीक है। 3s 3p और 3d की एनर्जी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इसी तरह से ये 4s 4p 4d 4f, इनकी एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी। लेकिन बच्चों जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, तो अगर बच्चों हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहां हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ और भी नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ही शेल की इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऐसे ये अंदर वाली शेल की इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन एडिशन टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ in addition to the attractive forces of nucleus for the electron, there are certain type of repulsive forces। यहाँ इसके साथ साथ इस अट्रैक्शन के साथ साथ ये रिपल्सिव फोर्स भी काम कर रहे हैं। ये तो ऑब्वियस है कि इन रिपल्शन से अट्रैक्शन का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए एटम क्या है, स्टेबल है। लेकिन अब इन रिपल्सिव फोर्स की वजह से इन वेरियस सबशेल्स की एनर्जी कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब ये कैसे डिफरेंट होती है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये क्या रोल प्ले करते हैं। देखो बच्चों, जैसे आप मान लो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आप टीवी आपके सामने चल रहा है, आप उसके सामने बैठे हो, आप उसके सामने बैठे हो तो आपको एक क्लियर विजन मिल रहा है, एक क्लियर ऑडिबल साउंड है, ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम परफेक्टली ऑल राइट सब नजर आ रहा है। लेकिन आपकी मदर आए और उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ लो, और आपको उठा के दूसरे रूम में भेज दिया। अब आप दूसरे रूम में चले गए हो, बीच में एक वॉल है, ठीक है, मान लो आपका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फेवरेट सीरियल आ रहा था, तो दूसरे रूम में जाके आप पढ़ तो नहीं रहे हो, पूरा कान लगा के सुन रहे हो, लेकिन क्योंकि वॉल है इसलिए आपको एक क्लियर विजन तो नहीं मिल रहा, आप उस टीवी को देख नहीं सकते और साउंड भी आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं आ रही। अब तो ये जो बीच में वॉल है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किससे प्रोटेक्ट कर रही है, टीवी से। एक टीवी है, एक आप हो, पहले बीच में कुछ नहीं था, अब बीच में एक वॉल है, तो ये वॉल किसका काम कर रही है, शील्ड का काम कर रही है। तो आपको ना तो टीवी की आवाज और ना ही उसकी हमारे पास उसका विजन क्लैरिटी से नजर आ रहा है। तो यहाँ रोल किस चीज का है, तो बच्चों यहाँ इस दीवार पे डिपेंड करेगा कि आपको उसकी वॉल्यूम कितनी सुनाई देगी। अगर बीच में मोटी डबल इंटी दीवार है तो आपको ना तो अच्छे से दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा। बीच में दीवार है, बहुत पतली सी दीवार है, सिंगल ईंट वाली दीवार है, तो आपको थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम सुनाई देगी। और तीसरा केस है कि दीवार है लेकिन बीच में उस दीवार में खिड़कियां लगी हुई हैं, तो आप उन खिड़कियों को खोल लो, आपको वॉल्यूम भी थोड़ी सुनाई देगी और आपको विजन भी दिखाई देगा। और एक दीवार ऐसी कि पूरी की पूरी वॉल में ही विंडो पैन बना हुआ है, पूरी की पूरी वॉल में खिड़कियां बनी है, तो आपको क्या होगा, वो दीवार तो है
लेकिन क्योंकि सारी खिड़कियां आपको क्लियर विजन मिलेगा और क्लियर ऑडिबल साउंड मिलेगी। तो इसी तरह से न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपनी ओर पुल कर रहा था, लेकिन अब बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो दीवार का काम कर रहे हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से शील्ड कर रहे हैं। वैसे तो शील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक बच्चों हम थर्ड चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा सिर्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना जानना है हम उतना जानेंगे। तो यहाँ जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट फील करेगा। जैसे आपको टीवी की आवाज कितनी सुनाई देगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो दीवार कैसी है। इसी तरह से यहाँ बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल्स में वो किस में है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कितना होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट चेंज हो रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो डिपेंड करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट पे। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की सबशेल्स में अगर हमारे पास जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अब इन ऑर्बिटल की शेप अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, तो एस की शेप कैसी है, एस कैसी स्फीरिकल सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से इस तरह से राउंड शेप में है, स्फीरिकल सिमेट्रिकल है, इसलिए न्यूक्लियस की बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करता है। तो प्रोटेक्शन करेगा तो इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा हाई है। पी की कैसी शेप है, डम्बल शेप है, तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के कंपैरिजन में क्या है, कम है। डी की और ज्यादा डबल डम्बल शेप है, डिफ्यूज है, तो हमारे पास डी का शील्डिंग इफेक्ट उससे कम है, एस का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम। तो अगर हमारे पास ये शील्डिंग इफेक्ट के वेरी करने की वजह से बाहर वाली इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज फील करती है वो डिफरेंट हो जाता है। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर एनर्जी रिलीज होगी बाहर निकल गई तो पीछे एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए वेरियस जो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। दूसरी बात इसकी शेप की वजह से जो एस के इलेक्ट्रॉन है, एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहेंगे, वो ज्यादा स्फीरिकल सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से वो न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं। अगर न्यूक्लियस के नजदीक रहेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसके बाद पी के उससे थोड़ी कंपैरेटिवली दूर, डी के उससे ज्यादा दूर, एफ के उससे ज्यादा दूर। तो इसलिए अगर हम 3s 3p 3d और 3f की बात, 3f तो होता नहीं, 3s 3p और 3d की बात करें तो इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर हमने हाइड्रोजन के केस में बात की थी तो वहां ये एनर्जी कैसी थी, सेम थी, क्योंकि वहां है ही एक इलेक्ट्रॉन था, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थी ही नहीं। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में बात करेंगे तो 3s 3p और 3d की एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। हमारे पास जो 3s है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इसलिए 3s की एनर्जी कम, 3p की एनर्जी उससे ज्यादा और 3d की एनर्जी उससे ज्यादा। ऐसे अगर हम 4s के फोर्थ शेल में बात करेंगे, फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, 4s 4p 4d और 4f। तो ये 4 सब शेल है, तो इन चारों की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। 4s की एनर्जी हमारे पास अगर हम यहाँ लिखें तो 4s की एनर्जी हमारे पास क्या होगी, लेसर होगी, किससे, 4p की एनर्जी से, 4p की लेस होगी 4d से, 4d की लेस होगी 4f से। तो इस तरह से बच्चों हमारी एक ही शेल के अंदर जो सब शेल्स होती हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आज हमारे पास बात आती है कि तो अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी हो कि किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा है, किस सब शेल की एनर्जी कम होती है, तो ये अब आपको पता चला कि वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन n के साथ साथ एक और फैक्टर है, कौन सा, l, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास इसकी शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो n और l दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करती है। फिर हमने जाना कि एनर्जी जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती, एनर्जी जो है वो हमारी अजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है।
तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास रूल है, उस रूल का नाम है बोहर्स-बरी रूल। ठीक है, बोहर्स-बरी रूल। तो ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आप हर सब शेल के लिए n और l की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, तो आपको पता है जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। और s के लिए मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए, s p d f। हमारे पास जो s सब शेल है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। D के लिए कितनी होती है? 2 होती है। और F के लिए कितनी होती है? 3। तो आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो S है, तो N की वैल्यू 1 और S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 प्लस 0, इसके लिए N प्लस L की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। इसी तरह से आपने 2S के लिए निकाली, N की वैल्यू 2 है और S के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 प्लस 0 कितना हो गया? 2। इसी तरह से 2P की निकाली, N की वैल्यू कितनी है? 2। और P के लिए आप देखो, P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपने 2 प्लस 1 किया 3। तो इस तरह से हम डिफरेंट सबशेल्स की क्या निकाल लेते हैं? N प्लस L की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास, तो अब हम एनर्जी को कैसे डिसाइड करते हैं? N प्लस एल की वैल्यू से। अगर N प्लस एल की वैल्यू जो है वो लोअर वैल्यू है, हमने हर सबशेल के लिए N प्लस एल की वैल्यू निकाल ली। अगर वैल्यू लोअर है N प्लस एल की, तो एनर्जी भी क्या है? कम है। अगर N प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो अगर आपको एक के लिए N प्लस एल की वैल्यू पता है कि 3 है और दूसरे के लिए N प्लस एल की वैल्यू है 5, तो जिसकी वैल्यू 3 है उसकी एनर्जी कम होगी और जिसकी वैल्यू 5 है उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसके साथ साथ अगर अगर क्या हो, N प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे N प्लस एल की वैल्यू एक केस में भी 3 आ रही है और N प्लस एल की वैल्यू दूसरे केस में भी 3 आ रही है। जैसे अगर मैं 2p का एग्जाम्पल लूं और 3s का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो आप अगर इन दोनों के लिए निकालोगे ना, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 3। N की वैल्यू 2, P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितनी आएगी? 3। और इस तरह से 3s के लिए N की वैल्यू 3 और S के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। तो दोनों के लिए अगर N प्लस L की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? अगर वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम N की वैल्यू देखते हैं। जिस केस में N की वैल्यू हाई होगी वो उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई। अगर ये वैल्यू सेम है, जैसे इस केस में भी 3, इस केस में भी 3, तो आपने फिर किससे डिसाइड करना है? N की वैल्यू से। तो जैसे इस केस में N की वैल्यू कितनी है? 2 और इस केस में N की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसलिए हायर एनर्जी किसकी होगी? इसकी हमारे पास क्या होगी? हायर एनर्जी होगी। तो हम ये डिसीजन कहां से लेंगे? N की वैल्यू से। पहला डिसीजन N प्लस एल की वैल्यू से, जिसके लिए N प्लस एल की वैल्यू हाई आए उसकी एनर्जी हाई, जिसके लिए N प्लस एल की वैल्यू कम आए उसकी एनर्जी कम। अगर वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम किससे गवर्न करेंगे? फिर हम ये गवर्न करेंगे N की वैल्यू से। तो जिसके लिए N की वैल्यू हाई उसकी एनर्जी हाई होगी, जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? हमने भी जाना, एटम की एक पिक्चर आपके माइंड में भी बन गई होगी कि एटम है, एटम में वेरियस शेल्स हैं और शेल के अंदर क्या है? सब शेल्स हैं और सब शेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब अगर आप याद करो, जो हमने शुरू में जर्नी स्टार्ट की थी, तो हम यही जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हमें ये पता चल गया था एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो मॉडल हमारा रूल आउट हो गया। तो हमारी जो सब प्रोसेसिंग चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियस में ठीक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन बाहर एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता है कि किस सबशेल के अंदर, शेल के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का इन वेरियस ऑर्बिटल्स, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ, तो हम इसे जनरल वे में कैसे लिखते हैं? एन एल और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। जैसे कोई और फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल में तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? 1 है।
फर्स्ट शेल की किस ऑर्बिटल, फर्स्ट शेल में आपको पता है एक ही सब शेल होती है और एक सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये जो सेकंड जो चीज है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, उस सब शेल को। और हमारे पास ये जो ऊपर लिखा जाता है ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको अभी क्लियर होगा। तो ये एक पिक्चर है, इस तरह से भी हम दिखाते हैं, हम इसमें बॉक्स में दिखाते हैं, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को बॉक्स में दिखाते हैं और उसके अंदर एरो का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वेरियस ऑर्बिटल में करने के लिए हमारे पास 3 रूल है, अहबा रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है, तो बच्चों सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो है अहबा रूल। वैसे तो आज दिन तक आप यही सुनते हो कि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की उसके अकॉर्डिंग हम उस रूल का नेम रख देते हैं, लेकिन यहाँ अहबा कोई साइंटिस्ट नहीं है। अहबा बच्चों एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, फिलिंग अप, कि हम किस तरह से बिल्डअप करेंगे, किस तरह से फिलिंग अप करेंगे। तो अहबा रूल हमें क्या बताता है, अहबा रूल ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वेरियस ऑर्बिटल में वो कैसे होती है, वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कि सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरेंगे, जब वो पूरा भर जाएगा फिर उससे नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर वो कंप्लीट भर जाएगा फिर उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल को भरेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कैसे होती है, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं भी, आपको ना 3 कैटेगरी के बच्चे आपको संभालने के लिए दिए गए हैं। एक बच्चा उसमें से फर्स्ट क्लास में है, एक बच्चा 5th क्लास में है और एक बच्चा 12th क्लास में है। ठीक है, आपको 3 बच्चे दिए गए हैं कि आपको इनको कुछ देर के लिए इनको संभालना है। तो नेचुरल सी बात है, आपको 12th वाले बच्चा तो बड़ा है, आप उसे थोड़ा सा बोल के भी समझा सकते हो, आपके पास ट्रॉफीज हैं और तीनों एक टाइम में रो रहे हैं, तो उसको तो आप बोल के समझा सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले जो आपके पास ट्रॉफीज हैं वो किसको दोगे, आप वो ट्रॉफी सबसे पहले किसको दोगे, नर्स, जो आपके पास फर्स्ट क्लास वाला बच्चा है। जब वो क्योंकि उसको चुप कराना बड़ा मुश्किल है, आपने उसे ट्रॉफीज दी, जब वो फुल हो गया तो वो चुप कर गया, ठीक है। अब बची, अगर वो चुप हो चुका है, आपके पास ट्रॉफीज फिर भी बची है, तो आप किसको दे दोगे, 5th क्लास वाले को। फिर वो चुप हो गया तो फिर आप किसको दोगे, 12th क्लास वाले को। तो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे, जो हमारे पास सबसे छोटा है। तो इसी तरह से जब हम वेरियस सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करते हैं तो हम कैसे फिल करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले लोअर शेल फुल भरी जाएगी, फिर उसके बाद हायर, फिर उसके बाद हायर। और हमारे पास एनर्जी, हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कैसे वेरी करे, तो वो अभी हमने डिस्कस किया था कि जिस शेल के लिए n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है उससे वो ये आता है कि 1s की एनर्जी कम होती है, उससे ज्यादा 2s की, फिर 2p की, उसके बाद 3s, फिर 3p। 3p के बाद बच्चों 3d नहीं है, 3p के बाद क्या है, 4s है, 4s के बाद फिर है 3d। आप देखो जहां भी d है ना वो नेक्स्ट लेवल की s के बाद आ रहा है, जैसे 3d 4s के बाद आएगा, 4d 5s के बाद में आएगा, 5d 6s के बाद में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d। तो आपको कि ये तो बड़ा मुश्किल है इसको याद रखना, तो बच्चों इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसको आप इस तरह से, यहाँ मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, उससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, कौन सी, 1s। सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, 2s और 2p। थर्ड शेल के अंदर 3s, 3p, 3d। ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए बात कि जो शेल का नंबर होता है ना उसके अंदर उतनी ही सब शेल होती है। सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल, थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल, फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल। तो हमने यहाँ लिख लिया, फर्स्ट के अंदर 1s, सेकेंड के अंदर 2 सब शेल, कौन सी, 2s और 2p, थर्ड शेल के अंदर 3s, 3p और 3d, फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल, 4s, 4p, 4d, 4f, फिफ्थ शेल के अंदर 5 सब शेल, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। लेकिन यहाँ 5f और 5g मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जितने एलिमेंट नॉन है ना वो हमारे यहाँ तक कवर हो जाएंगे। हमारे पास जो फिलिंग आती है तो उसमें हम 5d 5g तक नहीं पहुंचते हैं।
तो देखो आपको जो ये ऑर्डर याद रखना है उसके लिए मैं सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आप शेल के अंदर इस तरह से सब शेल लिख लो। अब आप क्या करो, इस तरह से एरो लगाएंगे हम। एरो कहाँ से लगाएंगे, ऊपर और इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है ऐसे। फिर ये 2s के ऊपर इस तरह से एरो, फिर ऐसे ये एरो इस तरह से। तो आपको इस तरह से यहाँ एरो लगाने हैं। तो जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन करना हो इस तरह से आप लिख लो और फिर उससे आप ऑर्डर लिखेंगे। अब मैंने इस तरह से स्लैंटिंग पोजीशन में यहाँ क्या लगाए हैं, एरो लगाए हैं। अब हर एरो को ना बैक साइड से रीड करना शुरू करो। जैसे पहले एरो में एक ही चीज आ रही है, कौन सी आ रही है, 1s। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1s, ठीक है। तो 1s सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, 1s। उसके बाद अगर आप देखो 1s के बाद सेकंड वाले एरो में क्या आ रहा है, 2s। तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी, 2s की। 2s के बाद यहाँ क्या है, पीछे से रीड करना है एरो को, 2p। और 2p के बाद क्या आएगा, 3s। तो 2p किससे ज्यादा, और फिर उसके बाद हमारे पास किसकी, 3s की। फिर यहां से किया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, 3p। और 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s। 3p और फिर क्या आ रहा है, 4s। फिर इस तरह से 4s के बाद नेक्स्ट एरो रीड करोगे तो 3d है, फिर 4p है, फिर 5s, फिर 3d है, फिर 4p है, और फिर क्या है, 5s है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे तो आपके पास बच्चों ये वाला ऑर्डर आ जाता है। तो आपको हर एरो को बैक साइड से रीड करते जाना है और उसको लिखते जाओ। तो हमेशा इस तरह से पहले इसको ड्रॉ कर लो और फिर इस पैटर्न में हम लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर। तो ये वो ऑर्डर है जिसमें हम जिसके वाइज हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल था, अफबाउ प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले पूरे पूरे भरे जाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल दिया था वोल्फगैंग पॉली ने, और इस प्रिंसिपल को देने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, कब, 1945 में। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी। इन्होंने कहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि उनका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, ये हो सकता है उनका अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो, ये हो सकता है कि उनकी ओरिएंटेशन भी सेम हो, लेकिन उनका फोर्थ क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में हो, ये हो सकता है कि सेम सब शेल में हो, उस सब शेल के अंदर सेम ऑर्बिटल में हो, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन जरूर डिफरेंट होगी। जो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि कोई भी दो पर्सन का हम कहेंगे सेम एग्जैक्टली सेम एड्रेस नहीं हो सकता। भी ये हो सकता है कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पे रहते हैं, उन फ्लोर में उनका अपार्टमेंट भी सेम है, भी फैमिली मेंबर है, उनका अपार्टमेंट भी सेम है। अपार्टमेंट में ये हो सकता है कि दोनों एक टाइम में लिविंग रूम में प्रेजेंट हो, लेकिन उनके नाम तो डिफरेंट है ना, तो नेम अलग अलग है। इसी तरह से ये हो सकता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में हो, उस सेम शेल के अंदर सेम सब शेल में हो, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनमें भी वो सेम ऑर्बिटल में हो, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर उनकी स्पिन जरूर डिफरेंट होगी। तो इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों की स्पिन कैसी हो, पैरेलल हो। यहाँ दोनों अप दिखाएं तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, दोनों डाउन दिखाएं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उनकी स्पिन कैसी होगी, ये अगर मैं कहूं मेरा एक ऑर्बिटल है तो अगर एक की स्पिन अप है तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, डाउन। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। तो बच्चों थर्ड प्रिंसिपल क्या है, थर्ड प्रिंसिपल है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
तो देखो बच्चों, एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। जैसे 3s में एक ऑर्बिटल है, ठीक है, 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो जो 3p ऑर्बिटल है ना, उन तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है। आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो ये px, py और pz, इन तीनों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाँ, जैसे हम d की बात करें तो बच्चों d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो d के जो 5 ऑर्बिटल हैं उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है। d x y है, d y z होता है, d z x होता है, ठीक है। इस तरह से डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है और डी जेड स्क्र। तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बराबर। ऐसे एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो उन 7 ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो बच्चों, हंस रूल ने क्या कहा? हंस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल में तब तक नहीं हो सकती अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। तो यहाँ अगर हम जैसे यहाँ एग्जांपल दिया नाइट्रोजन का, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में लास्ट में पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। तो अगर आपको पी के 3 ऑर्बिटल हैं और आपको उसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो बच्चों आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इस तरह से एक डाल दिया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया? दूसरा डाल दिया। 3 फिल करने हैं तो आपने इस तरह से फिल कर दी, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह से फिलिंग नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास ये 3 ऑर्बिटल है तो आप कैसे फिल करोगे? आपके पास 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन, पहले इनमें एक एक भरोगे, एक एक फिल कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगी? अगर मान लो 4th इलेक्ट्रॉन होगा तब पेयरिंग होगी। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाए और बाकी के 2 खाली पड़े रहे। अगर आपके पास 2 हैं तो वो कैसे जाएंगे? पहले एक इसमें फिर एक इसमें, अगर फिर नेक्स्ट होगा तो वो नेक्स्ट किस में जाएगा? थर्ड में। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है? पेयरिंग होती है। पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हर ऑर्बिटल को एक एक नहीं मिल जाता। हर एक को एक एक मिल गया फिर हम क्या शुरू कर देंगे? हम फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे। जैसे अगर हमें P4 भरना है तो P4 कैसे होगा? पहले एक एक डाल दिया और फिर उसके बाद ऐसे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते 2 एक में डाल दिए, 2 एक में डाल दिए, 4 नहीं, पहले तीनों को एक एक मिलेगा फिर 4th जो है वो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो ये हमारे पास कौन सा रूल था? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों ये हमारे पास 3 रूल है, अब्बा रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल। तो इन तीनों के बेसिस पे फिर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि वेरियस एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से फिल करते हैं। तो जब हम अलग अलग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए आपको 2 बातें आनी चाहिए। एक तो आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, ठीक है, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, आपको वो ऑर्डर कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो एक तो आपको क्या याद रहना चाहिए? ऑर्डर याद रहना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये याद रहना चाहिए किसी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, हमारे पास एस सब शेल है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, तो आपके उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी सब शेल है, पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। डी सब शेल है तो डी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ है, एफ के अंदर मैक्सिमम, एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं तो आपके अंदर उसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी चीज आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, तो यहाँ मैं थोड़ा ऑर्डर लिख देती हूँ। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा 2p की, फिर उससे ज्यादा 3s की, फिर है 3p की, 3p के बाद बच्चों 4s आता है, 4s के आगे 3d, फिर आता है 4p, 4p के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है 5s, 5s के बाद आता है हमारे पास 4d, 4d के बाद हमारे पास आता है 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f,
फिर 5D और फिर उसके बाद 6P। तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमें हाइड्रोजन का लिखना है तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1s1। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? एक है तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1s1। अगर हमें सेकंड का बताना है, हीलियम का, हीलियम में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास सबसे पहले 1s ही भरा जाएगा। तो 1s में कितने आ जाएंगे? 2। 2 से ज्यादा अब नहीं आ सकते। अब कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट ऑर्बिटल में, क्योंकि एस में मैक्सिमम, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में कितने आ सकते हैं? 14। अब हम चलते हैं तीसरे पे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो 3 है तो हमारे पास लिथियम में कितने आ जाएंगे? तो पहले 1s में फिल करेंगे 2, और फिर उसके बाद 1s पूरा भर गया तो कहाँ जाएगा? 2s में। 3 है, 2, तो 1s में आगे, उसके बाद 1s के बाद आपको किसको फिल करना है? 2s को। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2s में 1। उसके बाद हम मैं बीच में से स्किप करती हूँ। सपोज हम 8th एलिमेंट की बात करते हैं। 8th एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो आप सबसे पहले 1s, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? 8। तो 2 कहाँ चले गए? 1s में। फिर उससे आगे 2s, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो आपके 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब बचे कितने? 4। उसके बाद आपके पास क्या है? p। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो p में अब आपको यहाँ 8 है, 4 आ चुके हैं, आपको 4 और भरना है, और p में 6 तक आ सकते हैं। तो हमारे पास वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? p में। कब तक आप p को भर सकते हो? 6 तक। 6 आने के बाद फिर आगे नेक्स्ट में जाएगा। जैसे हम बात करें नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो 1s2, 2s2, 2p6। तो ये 10 हो गए, 2 2 4 और 4 और 6 10। तो हमारे पास 10 फिल हो गए। अब हमारे पास p में 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर हमें इससे अगला एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, जैसे अब हम लिख लेते हैं, जैसे अब मुझे फिल करना है 11th का। ठीक है, मेरे पास 11th नंबर का लिखना है। 11th मेरे पास क्या है? सोडियम है। ठीक है, मुझे सोडियम का लिखना है। तो सोडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6। तो ये कितने हो गए बच्चों? 2 2 और 6 कितने हो गए? 10। अब 10 पूरे हो गए, p में 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसलिए अब कहाँ जाएंगे? अगले लेवल में। अगले लेवल में देखो 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s। तो कहाँ? 3s में कितने जाएंगे? 11 है टोटल, 10 आ चुके हैं, तो 3s में बचा हुआ एक कहाँ जाएगा? 3s के अंदर जाएगा। जैसे अब मैं लिखती हूँ 15 वाले का। 15 जो नंबर होता है बच्चों, वो होता है फास्फोरस का। तो अगर मुझे फास्फोरस के लिए लिखना है तो हमारे पास बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 1s2, तो अब आपको फिल करना है 15 का। तो 15 के लिए फास्फोरस 1s2, 2s2, 2s2 के बाद क्या आएगा? 2p6, 10 होगी। इसके बाद आप क्या भरोगे? 3s। 3s में गए 2। ठीक है, तो कितने हो गए? 2, तो ये 12 हो गए हैं। हाँ, 3s के बाद आगे क्या है? 3p है। तो आपके कितने हो चुके? 12। और आपके हैं कितने? 15। तो कितने बच गए हैं? 15 में से 12 माइनस के 3 बच गए। आपको पता है p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 तक आ सकते हैं। तो हमारे पास 3 इसमें आ जाएंगे। 6 तक हम मैक्सिमम भर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका हो गया? फास्फोरस का। अब हम इससे आगे चलें। जैसे मुझे लिखना है 18th वाले का। ठीक है, 18 हमारे पास होता है आर्गोन। ठीक है, तो आर्गोन के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या हुआ? 2 2 4 6 2 6। तो हमारे पास ये कितने हो गए? 18 हो गए हैं। तो हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे 18 तक हमने फिल करने थे, 18 हमारे फिल हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, तो बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल के कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे हमारे पास 21 नंबर है, 22,
23, 24, 25, 26, ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 21, 22, तो सबसे पहले 21 जो होता है बच्चों वो होता है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का फिल करना है आपको 21 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो आपके पास 1s में जाएगा पहले 1s2। आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है आप कॉन्फ़िगरेशन फिल नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्डर याद नहीं, आप वो टेबल बनाओ, वहां से ऑर्डर साथ ही लिख लो। तो 1s2, उसके बाद 2s2, 2s के बाद किस में जाएगा 2p में, 2p में कितना हो जाएगा 6, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद है 3s2, 3p6। तो यहाँ तक काउंट करो कितने हो गए 2, 2, 6, तो ये तो 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, 12 और 6 कितने हो गए 18। और आपको फिल कितने करने हैं 21, 18 हो चुके हैं। तो 3p के बाद बच्चों क्या भरा जाता है 4s, 4s में आगे दो, 18 और 2 कितने हो गए 20, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या भरा जाएगा 3d। तो 20 हो चुके हैं, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे एक, तो हमारे पास यहाँ 3d में कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जब हमारी अंदर वाली शेल पूरी पूरी भरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारी क्या है कोर, और जो बाहर वाली इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास कौन से है वैलेंस शेल। जो बाहर वाली शेल है एस वाली, ये हमारे पास है वैलेंस शेल, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जब हमारी कोर एक लिमिट तक फिल हो ना, तो हम उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने का हमारे पास एक और मेथड है। जैसे हम आपको पता है ये नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में कोर क्या है फिल है। तो हमारे पास हीलियम है नोबल गैस, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, यहीं तक आपको बता देती हूँ। ये हमारी क्या है नोबल गैसेस है। तो हम क्या करते हैं, जहां तक ये इलेक्ट्रॉन है वहां तक कॉन्फ़िगरेशन को फिल नहीं करते। जैसे हम जैसे हीलियम है, हीलियम के बाद अगर हमें फिल करना हो हम किसको फिल करेंगे 2s को। नियोन के बाद अगर हमें फिल करना हो तो हम फिल करेंगे 3s को। आर्गोन के बाद हमें फिल करना हो तो हम फिल करते हैं 4s को। क्रिप्टॉन के बाद अगर हमें फिल करना है तो हम फिल करते हैं 5s को। जैसे अगर मुझे यही स्कैंडियम का ही फिल करना था तो एक तरीका तो है मैंने ऐसे लिखा, और एक तरीका और है कि आप 18 इलेक्ट्रॉन तक आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्कैंडियम का लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर्गोन लिख दोगे। तो आपको इतना पोर्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोर है। आर्गोन ये बता रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। आर्गोन के बाद आपको सीधा कहाँ जाना है 4s पे, और 4s के बाद क्या भरा जाता है 3d। तो आर्गोन हो गया, और 4s में हमारे पास कितने आएंगे 18 आर्गोन के हो गए, 2 s में चले गए, और एक कहाँ गया d में। तो ये हमारे पास क्या हो गया 21 हो गया। तो ये हमारे पास किसका हो गया स्कैंडियम का। जैसे अगर मुझे 25 एलिमेंट का भरना हो बच्चों, मुझे 25th का फिल करना है। हमारे पास 25th के लिए क्या है 25th होता है मैग्नीज का, ठीक है। तो मैग्नीज है, तो मैग्नीज से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है आर्गोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो आपको 18 तक लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिखोगे आर्गोन, और फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे आर्गोन के बाद आपको फिल करना होता है 4s, और फिर किसको फिल करना होता है 3d को। तो हमारे पास 25 है, आर्गोन का कितना होता है 18, तो यहाँ 18 तक तो आ चुके हैं 18, और s में मैक्सिमम कितने आएंगे 2, तो कितने हो गए 20। फिल कितने करने हैं 25, तो d बाकी बचे हुए किस में चले जाएंगे d में। तो आपको पता है d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो 5 तो आ ही जाएंगे। जैसे अगर मुझे फिल करना है 28 का, ठीक है, हमारे पास 28 किस चीज का होता है निकल का, ठीक है निकल है। तो हमारे पास बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें आर्गोन तक फिल करने की जरूरत नहीं है, आर्गोन 18। इसके बाद हम भरते हैं 4s को, फिर हम भरते हैं 3d को। तो 18 इसमें आ गए, उसके बाद यहाँ कितने आएंगे 2, 8 एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 18 और 2 20, बचे कितने 28 है,
तो 20 फिल किए जा चुके हैं, 8 बचे हैं, तो 8 किस में आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे डी में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। यहाँ बच्चों मैं दो कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शनल है वो आपको बताना चाहूंगी। वो दो कॉन्फ़िगरेशन कौन से हैं? वो दो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम और कॉपर का। तो देखो क्रोमियम और दूसरी चीज कौन सी है, कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। तो यहाँ बिल्कुल उसी पैटर्न पे अगर आप फिल करो, आर्गोन तक तो आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। आर्गोन में कितना है, 18, फिर आप लिखोगे 4s, फिर लिखोगे 3d, ठीक है। इसी तरह से आप कॉपर का लिखें तो आर्गोन 18, 4s, 3d। अब आप पहले हम क्रोमियम का फिल करते हैं, तो आप क्या सोचते हो, 24 है, 18 आ चुके, दो किस में जाएंगे, s में। 18 और 2 कितने हो गए, हमारे पास 20 हो गए, बचे कितने, 4। तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ इस तरह से आना चाहिए 4। इसी तरह से अगर आप कॉपर का फिल करो, आप कहोगे कि 2 इसमें और बचे कितने, 9 इसमें। लेकिन इनका बच्चों क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, d में। तो हमारे पास जो क्रोमियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गोन 18, 4s1, s में 1 होता है और 3d 5। तो ये बच्चों क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप देखोगे ना पीरियोडिक टेबल, तो वहां आपको इसके पास स्टार लगा हुआ मिलेगा। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल। इसी तरह से कॉपर में भी क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, d में। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, 4s1, 3d 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमियम और जो कॉपर है, क्रोमियम और कॉपर का क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। होना चाहिए था यहाँ 3d4, 4s2, लेकिन है क्या, 3d5, 4s1। इसी तरह से कॉपर का देखें, होना चाहिए d में 9, ठीक है, होना क्या चाहिए, d में 9 और 4s2, लेकिन है क्या, d10, 4s1। तो ये बच्चों ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, तो एक्चुअली हाफ फिल्ड हैं और एग्जैक्टली फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम p की बात करें, जब p एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और ये क्या है, p कंप्लीटली फिल्ड, ऐसे d एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और जो d है कंप्लीटली फिल्ड, ये क्या होते हैं, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली कंप्लीटली फिल्ड, ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब रीजन क्या है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं, तो इसके दो रीजन हैं। तो इसके बच्चों दो रीजन है, एक तो हमारे पास रीजन है सिमेट्री, ठीक है, और दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। जितनी कोई चीज सिमेट्रिकल होती है ना, वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। और दूसरा जो रीजन है एक्सचेंज एनर्जी, कितने एक्सचेंज, क्योंकि देखो जितने आपस में एक्सचेंजेस होंगे ना, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी वो चीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो अगर हम D4 की बात करें, तो आप देखो जो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ। तो इसके कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, टोटल 3 एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रॉन ये तो काउंट हो चुका है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो टोटल एक्सचेंज कितने, 2। थर्ड वाला जो है वो इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो कितने हो गए, 1। तो अगर हम टोटल काउंट करें, पहले वाले के 3 एक्सचेंजेस, दूसरे वाले के 2, तीसरे वाले का 1, तो टोटल एक्सचेंज कितने होते हैं, 6। लेकिन अगर हम 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करवा देंगे, तो अब इसके एक्सचेंज देखो, पहले वाला इन 4 के साथ एक्सचेंज हो सकता है, दूसरे वाला इन 3 के साथ, तीसरे वाला 2 के साथ, चौथे वाला 1 के साथ। तो टोटल एक्सचेंज अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल एक्सचेंज कितने आते हैं, 10। तो जब D5 है ना, तो टोटल जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या है, ज्यादा है, और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना वो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इन दो रीजन की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से, हमारे पास ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब बच्चों यहाँ एक बड़ी खास बात बताई है कि अगर हम किसी भी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं या हम किसी एनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, कैटायन बच्चों कैसे बनता है, कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली बाहर वाली शेल में से, अगर किसी और +1 चार्ज है तो बाहर वाली शेल में से एक इलेक्ट्रॉन
निकाल देते हैं। अगर किसी में +2 चार्ज है तो बाहर वाली शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो कैटायन हो तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, एनायन हो तो आपको उतने ऐड करने हैं। यहाँ अलग चीज क्या है, यहाँ बताया कि अगर आप ट्रांजिशन मेटल का लिख रहे हो, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का के कैटायन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हो तो आपको जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं ना, हालांकि हम डी बाद में भरते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होगी वो आप कहां से करोगे, वो आप करोगे एस से। जैसे अगर मुझे यहाँ आयरन है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले हमने एस भरा, 26 होता है, आर्गोन में 18 चले गए, 4s में, आर्गोन में 18, 4s में 2, 3d6। तो अगर आपको आयरन के 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपके इलेक्ट्रॉन डी में से नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, एस में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, वो 4s में से रिमूव हुए, 4s क्या हो गया, 0 हो गया। अगर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकल चुके हैं, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, डी में से। तो बच्चों ये बात याद रखो, जब भी ट्रांजिशन मेटल के कैटायन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो पहले बच्चों कहाँ से निकलते हैं, एस में से, और फिर उसके बाद कहाँ से निकलते हैं, डी में से। जैसे यहाँ मैग्नीज दिखाया, तो मैग्नीज 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से रिमूव करोगे, एस में से। यहाँ एस में 2 है और यहाँ एस में क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है बच्चों क्वांटम नंबर से रिलेटेड। जैसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कि ये क्वांटम नंबर कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कि जो क्वांटम नंबर है किन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहला n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और l की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। आपको यहाँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ ये बात याद रहनी चाहिए कि हमारे पास L 0 s ऑर्बिटल के लिए होता है, 1 जो है p ऑर्बिटल के लिए, 2 d ऑर्बिटल के लिए और 3 f ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 0, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 0, तो 3 0 क्या है, हमारे पास है 3s, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, n3 है और l की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 की वैल्यू किसके लिए होती है, p के लिए, तो ये कौन सा है, 3p। उसके बाद हम बात करें, ये n3 है, l कितना है, 2, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, 3d के लिए। 2 वैल्यू किसके लिए होती है, d के लिए। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 0। अभी बताया ना, l की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास कौन सा होता है, s। तो यहाँ हमारे पास n 5 है, l 0 है, तो हमारे पास कौन सा हो गया, 5s हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट से। जैसे अब हमारे पास क्या है, गिवन द n एंड n वैल्यू फॉर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब आपको यहाँ ऑर्बिटल दे रखा है और आपको उसके लिए n और l की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल वही जो मैंने अभी बताया, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ ये वैल्यू n को रिप्रेजेंट करे और ये वैल्यू किसको, l को। तो n के लिए वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। और s के लिए अभी बात की हमने, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसके लिए n 1 हो गया, l क्या वैल्यू होगी, 0। उसके बाद 3s के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 2p के लिए बात करें तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, और l की वैल्यू कितनी है, 1। p के लिए l की वैल्यू 1। ऐसे इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 4, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो n 4 होगा और l कितना होगा, 2। ऐसे n 5 और f के लिए l की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसके लिए हमारे पास n हो जाएगा 5 और l कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद what and the possible ml value for the following type of orbital। तो आपको ml की वैल्यू लिखनी है। तो आपको मैंने बताया ही था कि अगर हमारे पास l की वैल्यू हमें पता हो, l की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, -2 से लेकर +2 तक, थ्रू 0, -2 -1 0 1 2, इस तरह से वैल्यू होती है। तो यहाँ देखो सबसे पहला हमारे पास कौन सा s है, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो इसके लिए m की वैल्यू सिंपली क्या होगी, 0। -0 से +0 तक जाना है, a की वैल्यू आएगी 0। अगर हम p की बात करें
तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ML की वैल्यू क्या है, कितनी होगी, -1, 0 और +1। ठीक है, इसी तरह D के लिए बात करें तो D के लिए मैंने लिखा, D के लिए L की वैल्यू कितनी है, 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे F के लिए बात करेंगे, F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो ML की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्बिटल फॉर n इज इक्वल टू 4। तो बच्चों फोर्थ किसी भी शेल में ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आप उसका स्क्वायर कर दो। तो अगर हमें इसमें निकालने हैं ऑर्बिटल तो आप क्या करोगे, 4 का, हमारे पास ये 4 है, तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या, तो 16। ऐसे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100। तो किसी भी शेल में ऑर्बिटल निकालने हैं तो आप उस n की वैल्यू को क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद आपको बताना है फोर्थ, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। तो हमारे पास 2n की वैल्यू क्या है, 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद आपको इनको ऑर्डर को इनको अरेंज करना है अफबा रूल के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो आप कर सकते हो 1s, तो इनमें से आप देख लो, हमारे पास सबसे पहले 1s है, 1s के बाद देखो 2s तो है नहीं इसमें, फिर 2s के बाद क्या आता है, 2p भी नहीं है, फिर क्या आता है 3s, 3s आ गया, 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है, ओके लिख दिया हमने 3p। 3p के बाद क्या आएगा, इनमें से 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उससे आपने इसमें बोला इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम लिखो, तो ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ इसी चीज के लिए कहा कि आप P3 को कैसे लिखते हो। तो आपको पता है ऑर्बिटल डायग्राम में हम बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में एरो से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो P है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और आपको हंस रूल क्या कहता है, पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। दूसरा है लिथियम प्लस का, कैटायन है बच्चों ये, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कैटायन का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3 में से 1 माइनस किया, कितना है 2, तो आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s2। नाइट्रोजन का अभी हमने किया ही था। अब है नेक्स्ट है फ्लोरीन नेगेटिव का, तो फ्लोरीन का 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, तो हमारे पास टोटल 10 हो गए। उसके बाद आपको फिल करना है कैल्शियम का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, तो अभी हमने किया था ये भी। तो 1s2, आप सिंपल, अगर सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो आपको पता है कि कैल्शियम के लिए आपको सिंपल, अगर आप कोर के हिसाब से करो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 से पहले बच्चों क्या आता है, कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गोन। तो आपको आर्गोन के 18 तक फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आर्गोन के बाद आप सीधा क्या भरते हो, 4s, तो 18 इसमें आ गए और उसके बाद 2 इसमें आ गए, तो 18 और 2 20। तो बच्चों इसके साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मेरी इस तरह की और केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।